नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और सिंपली यहाँ पे हम 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी स्टैटिक का पोर्शन है हम उसे कवर करते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना। जो भी बच्चे रेगुलरली क्लासेस को देख रहे हैं उन्हें पता है कि यूपीएससी की लैंग्वेज कुछ इस तरीके की है कि अगर आप उसे समझ गए तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो जिसे आप एलिमिनेट करके आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, है ना। बाकी आपको पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस डेली आपको देखने को मिलेंगी एंड दोपहर 2:05 पर ये अपलोड हो जाती है। आज है डे नंबर 80। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 80 डेज में हमने किया क्या है ना, मतलब 79 डेज में हमने किया क्या है। हमने 2014 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। हमने डे नंबर 75 पे स्टार्ट किया था 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर, जो जिसमें आज हम करेंगे, मतलब डे नंबर 80 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक को कंप्लीट। ठीक है। इससे पहले के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। अगर कोई भी नया बच्चा इसे देख रहा है तो बस मेरी रिकमेंडेशन इतनी रहेगी कि आज की क्लास को आप ट्रायल बेसिस पे देख लो कि क्या क्या क्लास में हो रहा है, किस तरीके से हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन होता है, कैसे कीवर्ड्स को पकड़ के हम उस पर डिस्कशन करते हैं। आप आराम से देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की क्लास होती है। उसके बाद आप पहुंच जाना सीधा डे नंबर 1 पे। डे नंबर 1 से कॉन्टिन्यूसली अभी है टाइम आपके प्रीलिम्स के लिए, तो आप इन सारी क्लासेस को देखकर इसको 2 बार रिवाइज भी कर लोगे, इतना टाइम आपके पास है। ठीक है। और जो काम आप पूरे टाइम पे कर रहे हो, लाइक कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, वो आप साथ में करते रहो। ठीक है, इसको प्रैक्टिस की तरह देखो। अब देखो, बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 कर लेना, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को अपलोड करता हूँ, है ना। नहीं तो लाइव लेक्चर लेना भी मेरे लिए उतना ही है, मुझे रिकॉर्ड ही करना है। और रिकॉर्डेड सेशन में इसलिए देता हूँ बस कि आपको क्या होता है, आपको हेल्प हो जाती है कि अगर मेरी स्पीड स्लो हो तो आप स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना। दिस इज दी ओनली थिंग जिससे आप मुझे शो कर सकते हो कि आप इस वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हो, है ना। और मुझ तक वो जैसे हम कहते हैं कि वो आपका मैसेज पहुंच जाएगा बाय लाइकिंग यू दिस वीडियो। ओके। अब देखो जरा, अभी 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 76 से 90 तक देखेंगे। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है। ओके। अब देखो, हर क्वेश्चन से पहले 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा। ठीक है, जिसमें नहीं देने की जरूरत होगी उसमें नहीं भी दूंगा। ओके, जिसमें देने की जरूरत होगी उसमें दूंगा। अब देखो जरा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो किससे रिलेटेड है थोड़ा समझा दो तो फिर आप पढ़ लेना। ये है यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 से रिलेटेड। तो प्योरली इट इज अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन, प्योरली। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक कुछ भी लगाने से पहले, कोई भी लैंग्वेज को समझने से पहले एक चीज सोच लेना कि ये प्योरली आपका नॉलेज से सॉल्व होना चाहिए था जिसने भी उस टाइम पर ये एग्जाम दिया था। ठीक है, क्योंकि प्योरली करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो आप कैसे कर सकते हैं जो अब पूछे जाएंगे। मैंने अक्टूबर से करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया था। आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मैं करवा चुका हूं। जनवरी की प्लेसेस इन न्यूज को अभी मैंने अपलोड किया है। पूरे मंथ की करंट अफेयर्स अभी बची है, वो भी आपको अगले 10 दिन में अपलोडेड मिल जाएगी। और मैं इस बार एक ही लेक्चर में पूरी की पूरी करंट अफेयर्स करवा दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक दो बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर एक बारी में करवा दो, 2 पार्ट्स में मत करवाओ। ठीक है, तो स्टार्ट मैंने किया था 4 पार्ट से, फिर 3 पे आया, फिर 2 पे आया, और अब एक ही पार्ट में मैं पूरे मंथ की करंट अफेयर्स करवा दूंगा। बस एक लेक्चर अलग हुआ करेगा, वो होगा प्लेसेस इन न्यूज का। ठीक है। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को 10 सेकंड दे रहा हूं, पढ़ लो, उसके बाद मैं समझाता हूं क्या सही है क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा,
उस टाइम पर इस क्वेश्चन का पूछा जाना लाजमी था, आज के टाइम पे भी लाजमी है, फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सच्चाई है कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में जो यूनाइटेड नेशंस निकालता है उसमें ये बताया गया कि इंडिया जो है सबसे ज्यादा जो है वो ग्राउंड वाटर का विड्रॉल करता है हर साल। ठीक है, नाउ द थिंग वॉज कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने बस एक इधर डेटा ऐड किया कि हम एक क्वार्टर से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को। क्या ये बात सच है? बिल्कुल ये बात सच है, ये आपको नॉलेज से पता होनी चाहिए थी, क्योंकि उस टाइम की करंट अफेयर्स की ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी। अब देखो जरा, अब यहां पे लिखा इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ग्राउंड वाटर ईच ईयर टू सेटिस्फाई द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। नहीं, इट वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये तो आज के लिए भी ट्रू है कि हम 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं इरिगेशन के लिए, नॉट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये उस टाइम के लिए भी सच था, आज के लिए भी सच है, 3 साल में कुछ बदल नहीं जाता। ठीक है, अब देखो जरा, बट ग्राउंड वाटर से रिलेटेड ही हमें ये देखने को मिला है कि रिप्लेनिशमेंट हमें ग्राउंड वाटर की देखने को मिल रही है। अब इससे रिलेटेड डेटा मैंने करंट अफेयर्स में अपडेट किया था दिसंबर की करंट अफेयर्स में, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो चीज हम एक बार कर चुके हैं उसे बार बार करने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ये क्या है कि यहाँ पर क्या है आपको पता होना चाहिए, किसके लिए था, मैंने अभी आपको बताया इरिगेशन के लिए। इरिगेशन के लिए कितना परसेंट करते हैं? 89% जो ग्राउंड वाटर है हम किसके लिए यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन के लिए। तो आप सोचो कि कितना बुरा हाल है एग्रीकल्चर में कि हमें ग्राउंड वाटर को इतना एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है जस्ट फॉर इरिगेशन। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपरली इरिगेशन पे जाता है, इसमें से बहुत सारा पानी वेस्ट होता है। ठीक है, ये कंसर्न है। ओके, तो आपको पता है ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर एक स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है तो फिर हमें आंसर तक पहुंचना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। सी जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर ना ये नहीं सोचना आप इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ते रहो, ये करते रहो, नहीं। एक्सप्लेनेशन उनका पढ़ना है जो करंट अफेयर से, उस साल की पर्टिकुलर करंट अफेयर से नहीं जुड़े हुए। ठीक है, तो ये उस साल की करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था। डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। इट वॉज नॉट दैट हार्ड क्वेश्चन, इट वॉज प्योर नॉलेज क्वेश्चन। इसके ऊपर आप कोई यहाँ पे अपनी ट्रिक या जो भी लैंग्वेज समझना ये सब नहीं लगा सकते। यहाँ पे आपको प्योर नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज द ओनली रीजन आई ऑलवेज से इन एवरी वीडियो कि नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड आपका एग्जाम क्लियर करवा देगी। दोनों में से सिर्फ एक भी है तो मुश्किल है, बट दोनों होना इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस नॉलेज से सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड से सॉल्व होंगे, और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो इनका मिक्सचर होंगे। तो इसीलिए आपको दोनों आना चाहिए, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन में एक दिन में करवाता हूँ। स्टार्टिंग हमने 10 क्वेश्चन से करी थी, बट बीच में हम स्विच कर गए 15 क्वेश्चन हर डे से, क्योंकि आप लोगों ने मांग करी थी। ठीक है, ताकि हम अच्छे से समझ पाए। 100 क्वेश्चन एक बारी में करवा दूंगा ना, आप देखने वाले हो क्लासेस को पूरा, और ना आपको मजा आने वाला है ना। अब देखो जरा, according to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbance. क्या सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना होता है? नहीं, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से भी बचाना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। बट इधर ये तो नहीं लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाना है, ऐसा लिखा है। इधर लिखा है कि ये लिखा है, तो ये बात सही है। बट इन एडिशन ये भी मैं बता देता हूं कि ये आर्टिकल नंबर किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 355 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे लिख देता हूं आर्टिकल 355 में। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात नहीं करिए, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से भी बचाना है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या 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 जब मैं आपको बोलता था कि सिर्फ और सिर्फ ये देख के, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखकर गलत मत करना, क्या मैं सही कहता था? अब आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज दी ओनली रीजन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो चीजें हमने 2014 से 2022 के बीच में देखी ना, कि जो प्योरली करेक्ट हो रही है, वो 2023 के पेपर में थोड़ा सा हमें क्या कर रही है, थोड़ा सा हमें धोखा दे रही है। क्योंकि बहुत सारी जो हमारी लैंग्वेज समझना ट्रिक्स थी वो इधर वर्क नहीं कर रही है बहुत सारे क्वेश्चंस में। अभी भी अगर आप नेट करेक्ट देखोगे तो नेट करेक्ट आपके पॉजिटिव ही रहेंगे, बट मैं ये कहता हूँ कि पॉजिटिव नहीं देखना है भाई, 100 से ऊपर नंबर लेके आने हैं प्रीलिम्स में। आपको पता है कि जो 80 पे होता है, अब देखो क्या है कि यूपीएससी अगर कोई आंसर गलत दे रहा है तो उसमें नुकसान यूपीएससी का नहीं आपका है। तो अगर आप ये सोचते हो कि बस 80 नंबर लेके आने हैं, तो फिर ये समझो कि अगर यूपीएससी 2 क्वेश्चन भी गलत कर देता तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे।
ठीक है। और वहीं पर दो क्वेश्चन जिसने गलत किए होंगे और उसके मतलब कि रॉन्ग आंसर जब दिए तो वो आगे पहुंच जाएंगे। तो आपको इस बाउंड्री लाइन पे रहना ही नहीं है, आप 100 प्लस एम करिए, उस हिसाब से पढ़िए। और 100 प्लस एम करना है अगर, तो उसके लिए आपको नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों होना इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ उन ट्रिक बेसिस पे कि एप्टीट्यूड का देखा और नॉलेज है नहीं, क्रॉस मार के आ गए और गलत हो गया, ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ो जो पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिल्कुल एक बात इसमें जो बात कही गई है वो एकदम सच है। क्यों ये बात एकदम सच है, इसके पीछे का रीजन है। एक मिनट रुकना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है कि आपको ये देखने को मिलता है कि जब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक टाइप की डिटेंशन है, ये मैं आपको बता दूंगा ये कब करी जाती है। इसमें किसी भी इंसान ने कोई क्राइम अभी किया नहीं है, बट हो सकता है, ऐसा लगता है अथॉरिटीज को कि ये आगे आने वाले दिनों में कुछ ऐसा काम कर सकता है या कर सकती है जो नेशनल थ्रेट हो सकता है, या जो पब्लिक है उसको जिसे हम कहते हैं कि नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस केस में जो अथॉरिटीज है, या मैं सीधा बोलूं तो जो पुलिस है, वो क्या करती है, वो डिटेन कर लेती है उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है। इसी को हम प्रिवेंटिव बोलते हैं कि पहले से ही सोच रखा है कि ये कुछ गलत कर सकता है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर इसको डिटेन कर दिया है। ठीक है। अब ये बात एकदम ठीक कही गई है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में जिसे रखा गया है वो एग्जेम्प्ट होता है, किससे, कि उसे लीगल काउंसिल प्रोवाइड नहीं की जाती है। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, यही प्रिवेंटिव डिटेंशन के एक्सेप्शंस हैं जो अलग बनाते हैं इसे बाकी लॉस से, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। समझे इस चीज को। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन अभी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं होता है, वैसे मैंने आपको समझा दिया है, बट उसमें क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है आपके लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बात एकदम ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैनॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। अब देखो यही चीज है, आपको ये बात याद रखनी है कि यूजुअली हमें ये नहीं देखने को मिलता है कि ये होता है, बट जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट है उसमें अगर कोई इंसान अपने खिलाफ गवाही दे तो वो मान्य मानी जाएगी, मतलब कि उसे जिसे हम कहेंगे कि वो माना जाएगा कि हाँ वो सही कह रहा है और उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। बट नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। जब भी किसी एक्यूज्ड को पकड़ा जाता है और वो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के अंडर नहीं आता है, तो उस केस में वो अपनी गवाही अगर देता है, अपने खिलाफ गवाही देता है, तो वो कोर्ट में मान्य नहीं मानी जाएगी। बट प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के हिसाब से अगर कोई अपने खिलाफ गवाही दे रहा है तो उसे मान्य माना जाएगा। और यही चीज है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है कि ये एक्सेप्शन होते हैं। तो इधर कैनॉट लिखा है बट वो गलत है, बिल्कुल मान्य मानी जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर क्या लिखा गया, आर्टिकल 355 मैंने आपको बता दिया। इसके तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको स्टेट्स को बचाना है किसी भी एक्सटर्नल एग्रेशन से, या एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो भी हमें देखने को मिलती है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस से। ठीक है। एक्सटर्नली बात करें तो उसे एग्रेशन बोलते हैं, इंटरनल लेवल पे बात करें तो डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो चीज यहाँ पे बोली गई, आर्टिकल 22(1) में नॉर्मल केसेस के लिए क्या बोला गया है कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अपने आप को लीगल प्रैक्टिशनर की हेल्प से, मतलब कि लॉयर की हेल्प से, एडवोकेट की हेल्प से। बट जो आर्टिकल 22(1) में राइट्स प्रोवाइडेड हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए यूज नहीं होंगे, ऐसा आर्टिकल 22(3)(b) में लिखा हुआ है। समझे इस चीज को। तो ये चीज आपको समझनी है, और इसीलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन को पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं ये बोलता हूं कि जब भी कोई कीवर्ड दिखता है आपको, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन दिख गया, अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में पढ़ लो, आगे आने वाले सालों में क्या पता प्योरली इसके ऊपर क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड थिंग्स। अब देखो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में क्या बोला गया, जिसे पोटा भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई भी कन्फेशन करता है, लेकिन वो जो पुलिस ऑफिसर है उसकी रैंक क्या होनी चाहिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी के सामने, तो उसको मानना जाएगा, उसे एडमिसिबल माना जाएगा एज अ एविडेंस। बट नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि अब चेंज हो गया है, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इट इज इनएडमिसिबल। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ये मैं आपको अभी समझा चुका हूं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन है ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल और कन्विक्शन। उसने अभी कोई क्राइम किया नहीं है, कोई कन्विक्शन उसके अगेंस्ट हुआ नहीं है, कोई ट्रायल चल नहीं रहा है, बट फिर भी उसको क्या किया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है। व्हाट इज द रीजन? कि ऑफेंसेस रादर दैट पनिशिंग, हाँ, कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, या किसी फॉरेन रिलेशन के लिए, तो उसको क्या किया जाता है, उसको डिटेन कर लिया जाता है कि आगे जाके कुछ ऐसी गड़बड़ी कर सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में और क्या चीजें आपको याद रखनी है? देखो, सबसे पहले तो इट इज टू प्रिवेंट नॉट पनिश, प्लीज इस चीज को याद रखना। ठीक है, किस लिए है? कि कोई रीजनेबल सस्पिशन है इसके अगेंस्ट, या कोई ये फ्यूचर में कोई पोटेंशियल रिस्क है लोगों के लिए, नेशन के लिए, फॉरेन रिलेशंस के लिए, तो इसलिए इसको पकड़ा जाएगा। फिर जर्नली इट इज लिमिटेड टू 3 मंथ्स, की मतलब आप किसी को भी डिटेन कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए। बट उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है। ठीक है, अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो आप, ये जो एडवाइजरी बोर्ड है, अगर ये अप्रूव करेगा उस पर्टिकुलर डिटेंशन को, तभी 3 महीने से ज्यादा उसको वहां पे रखा जा सकता है। नहीं तो मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ्स है, उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड को बैठना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात करें कि आर्टिकल 22(3) में ये दिया गया है कि इनको लिमिटेड प्रोटेक्शन मिलेगी, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अथॉरिटी की बात करें तो दोनों ही पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो है इसके ऊपर लॉज बना सकती है। ये प्लीज याद रखना, अगर प्योर क्वेश्चन आया फिर से इसके ऊपर, प्योरली प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर, तो ये लाइन आपको देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि यार स्टेट बनाएगी या फिर पार्लियामेंट बनाएगी, क्योंकि पुलिसिंग पावर तो स्टेट के पास है, तो पार्लियामेंट का क्या हक है? फिर आप सोचोगे अपने दिमाग में, यार नहीं, ऑल इंडिया सर्विसेज भी तो आती हैं। तो याद रखना दोनों बनाते हैं। ठीक है, उस टाइम पर कंफ्यूजन ना हो उस प्रेशर में। ठीक है, और तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते, और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। और अब ये क्वेश्चन है, दिस इज प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस मैं प्लेसेस इन न्यूज में कवर करवाता हूँ। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भी बच्चे उन करंट अफेयर्स की क्लासेस को नहीं देख रहे, आई वांट टू हेल्प यू, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो प्लेसेस इन न्यूज को जब आप देखते हैं तो आपको 3 चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि वो कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में, प्लस उसके बॉर्डर्स क्या है। ठीक है, दूसरी चीज, वो न्यूज में क्यों है, वो न्यूज में क्यों है, वो न्यूज में क्यों है। तीसरी चीज, अगर उसमें पर्टिकुलर कोई इंपॉर्टेंट जैसे माउंटेन्स है ना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट हिल्स है, या फिर किसी के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ, तो वो चीजें आपको याद करनी है। इन्हीं तीनों के अराउंड जो है प्लेसेस इन न्यूज का क्वेश्चन बनाया जाता है। और हमने इस साल के 2023 के पेपर में ये देखा कि यार 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले जो प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड थे। तो आप सोचो, 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। और ये सच्चाई है, इन 3 से 4 क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए आपको कम से कम 100 प्लेसेस को तो याद करना पड़ेगा। ये सच्चाई है, इसमें आप, मैं डिनाई नहीं करता इस बात को। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन एक, मतलब कि जो लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क है, ठीक है, स्मार्ट वर्क एक हद तक ठीक है, बट हार्ड वर्क बहुत ज्यादा है। स्मार्ट वर्क से आप 1000 चीजों को 500 तक पहुंचा सकते हैं, या मान लो 700 तक पहुंचा सकते हैं, बट ये 700 चीजें तो पढ़नी पड़ेगी ना। ठीक है, तो यहाँ तो हार्ड वर्क है ही। तो इसीलिए स्मार्ट वर्क आपके काम को कम तो कर सकता है, बट फिर भी हार्ड वर्क गायब नहीं होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि कम टाइम बचा है, क्लासेस को देखो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और ढंग से पढ़ो। अब देखो, यहाँ बोला गया कि कौन सी फॉलोइंग कंट्रीज हैं हैज बीन सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेजेस। फूड शॉर्टेजेस, सिविल स्ट्राइफ देखते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है कि जहां पे सीवियर फेमाइन हमें देखने को मिलती है, एंड इट इज सोमालिया। ठीक है, बट ये भी बहुत टाइम से करंट अफेयर्स में था, आज भी करंट अफेयर्स में है, तो दिस इज द रीजन यू हैव टू रीड अबाउट इट। और क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा प्लेसेस इन न्यूज से, एकदम सिंपल, कि क्या है यहाँ पर क्या नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया जब ये देखा कि यार ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं। अभी एक इसी साल एक और क्वेश्चन देखा, बट वो एक स्टेटमेंट में था, बट यहाँ पे प्योर एक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। तो ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं बार 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 बार? यार एक चीज सोचो, मैंने आपको जो भी मेरे से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको मैंने एक बात बताई है,
क्या बताया है मैंने आपको ये बताया है कि जब भी किसी चीज को 10 20 15 30 50 100 150 साल हो जाते हैं, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से बनाया गया था 2002 में। तो 2022 में इसे 20 साल पूरे हो जाते हैं और 2023 में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब आप सोचोगे 2022 में हुआ था ना, 2022 के पेपर में क्यों नहीं आया? आप सोचो यार, आपका जो एग्जाम होता है वो मान लो उस टाइम पर मई में हुआ होगा 2022 में। मई के बाद पूरा आधे से भी ज्यादा 2022 बचा है, तो 2022 की करंट अफेयर से तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा ना। समझे इस चीज को? तो इसीलिए 2022 में जैसे 30 साल 50 साल 15 साल हुए, वो 2023 में पूछा गया। ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2025 और 2026 की करंट अफेयर्स। ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, अक्टूबर से भले ही मैंने स्टार्ट किया करंट अफेयर्स को, बस ऐसा नहीं है कि इससे पहले की करंट अफेयर्स में आपको नहीं करवाऊंगा। प्लेसेस इन न्यूज करवाऊंगा, पूरे एक साल की करवाऊंगा। ठीक है। स्पीशीज इन न्यूज करवाऊंगा, वो पूरी एक साल की करवाऊंगा। जिसे हम कहते हैं साइंस एंड टेक की करंट अफेयर्स करवाऊंगा, पूरे साल की करवाऊंगा। ठीक है। तो उसमें जो मंथ्स पीछे के रह गए हैं ना, वो सब कवर होंगे। बट पहले जो मैं अक्टूबर से करवा रहा हूँ, आप उस अक्टूबर से करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, 15 सेकंड देता हूँ, एक कॉल आ रही है, उसको मैं अटेंड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको ये बताता हूँ। चलिए, तब तक आप इसे पढ़ लो। चलिए, अब देखिए जरा। तो उस टाइम पर 2022 में ये आया है, इसलिए 20 साल हो गए थे, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अब क्या है कि इन इंडिया द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। अब इसके लिए आपको नगोया नगोया प्रोटोकॉल पता होना चाहिए था। ठीक है। बट वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ की टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, उनको आपको पढ़ना ही है। जैसे मैंने एक क्लास अभी आपको करवाई, ठीक है, 2 से 3 दिन पहले मैंने उसे अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया कि एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स कौन सी हैं, वो चीज़ कौन सी है जो आपको सिर्फ तभी पढ़नी है जब वो न्यूज़ में आती है। वो मैंने डाल दी है। ठीक है, अपलोडेड है वो। आप उसे जाके चैनल में देख लो, 3 से 4 वीडियो पहले ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो उसमें मैंने ये बताया है कि इसे पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे बहुत से प्रोटोकॉल्स है जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। अब देखो जरा। तो नगोया प्रोटोकॉल भी, जिन लोगों को पता है, आपको पता है कि ये भी कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इस वजह से दोनों जो है बिल्कुल एकदम आपस में मेल खाते हैं, और ये स्टेटमेंट एकदम ठीक थी। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा गया था? अब देखो, इसके लिए नॉलेज होना जरूरी था। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, इंक्लूडिंग द पावर टू लेवे कलेक्शन फीस। अब क्वेश्चन यही था कि क्या पावर टू लेवे कलेक्शन फीस इंक्लूडेड है इसमें या नहीं है। ठीक है। बट मैं वही कहता हूँ, ये कब कर सकते हो? जब नॉलेज है। हर चीज एप्टीट्यूड से नहीं होने वाली है, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक था कि पावर टू लेवे कलेक्शन फी भी इसमें इंक्लूडेड है, इनकी पावर्स में इंक्लूडेड है, इनके फंक्शंस में इंक्लूडेड है। ठीक है। तो जिन्होंने उस टाइम पर ये पढ़ा होता, 20 साल कंप्लीट होने की वजह से उन्हें ये बात समझ में आ गई होती। ठीक है। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप करंट अफेयर्स के सेशन जरूर देखो, जरूर देखो, जरूर देखो। आपको जो हेल्प मिलने वाली है, आप खुद कहेंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। सबसे पहले नगोया प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। 2010 में आया था। अब इस साल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया जी? 2025 में 15 साल पूरे हो गए हैं। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो आपको बेसिक जरूर पता होनी चाहिए। ये सबसे पहले लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखना। क्या है? लीगली बाइंडिंग है, ये याद रखना। सप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किस पर बेस्ड है ये प्रोटोकॉल? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। याद रखना, मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे मार्क करी है, उस पर क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है। और इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग हो पाए बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। देखो क्या है, कोई भी न्यू जेनेटिक मटेरियल बना है या जेनेटिक रिसोर्स डेवलप हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड, ऐसा ना हो कि उसको एक ही कंट्री एक्सप्लॉइट करती रहे और बाकी कंट्रीज के पास उसकी जो, जैसे हम कहते हैं कि जो वो रिसोर्स है वो पहुंच ना पाए, ऐसा ना हो। इस वजह से नगोया प्रोटोकॉल को रखा गया कि अगर कोई भी जेनेटिक रिसोर्स डेवलप होता है तो उसको वर्ल्ड में उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करनी है। तो यही है, इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, ensuring benefits and shared with provider countries, thus promoting conservation। तो ये याद रखना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो जैसे हम कहते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कुछ टेक्नोलॉजीज को, कुछ रिसोर्सेज को अपने तक सीमित रखते हैं, बट नगोया प्रोटोकॉल के चलते ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो भी इसका पार्ट है उनके लिए ये बात सच है। अब बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज की बात करें, ये क्या है, ये स्टैट्यूटरी है। मैंने अभी आपको बोला कि ये एक एक्ट से आई थी, कौन से एक्ट से आई थी, मैंने आपको बताया था अभी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 से। 2002 में ही ये कमेटी बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? टू प्रमोट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड डॉक्यूमेंटेशन, किसका? ऑब्वियसली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। ठीक है, क्योंकि उसी एक्ट पे तो बना है। अब ये क्या है, फॉर्म्ड बाय लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या क्या आ गया, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज। क्या करते हैं ये, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बिल्कुल इसके बारे में जिक्र होगा, याद रखना कि कौन पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करता है। याद रखना, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। ट्रेडिशनल नॉलेज को ये जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट करते हैं, मतलब कि एक जगह पर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं ताकि उसके बारे में नॉलेज लोगों तक पहुंचे। एंड रेगुलेट एक्सेस टू लोकल बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज टू इंश्योर इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग इसका मेन मोटिव है, प्लीज याद रखना, यही नगोया प्रोटोकॉल का भी मेन मोटिव है। ओके, कॉम्पोजिशन इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, कि एक बीएमसी में जो हमें देखने को मिलता है, चेयरपर्सन होता है, 6 मेंबर होते हैं, अप टू मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक तिहाई जो है, 1/3 जो है वो विमेन होनी चाहिए, एंड 18% जो है वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से लोग जुड़े होने चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि ये रजिस्टर जो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को मेंटेन करते हैं। कंजर्वेशन की तरफ क्या है कि जैसे सस्टेनेबल यूज करना है, लोकल रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, उन चीज़ों को ये प्रमोट करते हैं। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करते हैं, इसके बारे में भी हमने बात कर ली, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग की। रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये एडवाइस करते हैं स्टेट बोर्ड्स को ऑन बायोडाइवर्सिटी इश्यूज, एंड कैसे बायोडाइवर्सिटी के फंड को मेंटेन करना है उसके बारे में ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी था। दो स्टेटमेंट्स तो इसमें बहुत ही लल्लू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, बट दो स्टेटमेंट्स अच्छी स्टेटमेंट्स हैं जो बिना मतलब कि एक्स्ट्रा नॉलेज के सॉल्व नहीं हो सकती। एंड दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको सही ही कर पाओगे, ठीक है, बट हाँ, दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एंड दिस इज द रीजन कि 50% से कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में जो आपको पहली नजर में समझ में ही नहीं आएंगे और कर ही नहीं पाओगे उन्हें। ठीक है, तो इट इज ओके, 50% से कम कट ऑफ जा रही है ना, आपको 200 में से 200 नंबर नहीं लाने हैं। ठीक है, आपको 100 लाने हैं। उसके लिए आप अगर 50% पेपर भी अच्छे से कर देते हैं, नेट करेक्ट कर देते हैं, तो यू आर सेफ। ओके, अब देखो जरा, नेट करेक्ट का मतलब है कि गलतियां कर दी हैं, सही भी करे हैं, फिर नेट करेक्ट करके आपके 50 करेक्ट हो रहे हैं, वो है नेट करेक्ट का मतलब। ये नहीं है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन ठीक कर दिए, ऐसा नहीं है, नेट 50 क्वेश्चन करेक्ट। अब देखो जरा, थोड़ा सा पढ़ लो, 10 मिनट 10 सेकंड दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए।
चलिए, अब देखिए जरा, इतनी देर में तो आपने पढ़ ही लिया होगा, है ना? अब देखो जरा, the members nominated to either house of the parliament or the legislative assemblies of the states are also eligible to be included in the electoral college। आपको पता है कि नॉमिनेटेड लोग तो बिल्कुल भी इंक्लूडेड होते ही नहीं है, ठीक है? ना पार्लियामेंट के ना लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो इनको तो एकदम निकाल के बाहर फेंक दो। ये स्टेटमेंट एकदम लल्लू स्टेटमेंट थी जो आपको करेक्ट करनी थी बाय योर बेसिक नॉलेज। इतना तो आप पढ़ते हैं, आई नो, है ना? क्योंकि प्रेसिडेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का, तो उनके बारे में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे उनके इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा गया है साफ कि नॉमिनेटेड पर्सन को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर सकते थे? सेकंड स्टेटमेंट, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए ऑफ द स्टेट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो होता क्या है, फॉर्मूले में क्या लिखा गया है, पॉपुलेशन को ऊपर लिखा रखा गया है और इलेक्टिव जो भी एमएलए को चूज किया जाएगा, एमएलए लिख देता हूँ डायरेक्ट, जितने भी एमएलए को चूज किया जाएगा वो नीचे रखा गया है। तो अगर हाई होगा इलेक्टिव सीट्स का रेशियो, अगर ये हाई होगा तो टोटल वैल्यू तो कम होगी, टोटल वैल्यू तो कम होगी क्योंकि ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी आगे फॉर्मूला भी दिखाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है? तो ये तो एकदम उल्टा लिखा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स लोअर इज द वैल्यू। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी जितने कम इलेक्टेड एमएलए होंगे, ठीक है? दो चीज याद रखनी है, या तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो उस पर्टिकुलर स्टेट की, या तो इलेक्टेड मेंबर्स कम हो, तभी जो वोट है, वोट की वैल्यू जो है एमएलए की वो ज्यादा होगी। ये चीज याद रखनी है। तो ये भी प्योर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, स्टेटमेंट थी, गलत दिया गया। अब ये मैं कहता हूँ ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अब कैसे याद करनी है क्या करनी है, अब इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। देखो बोला गया द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। अब किस 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 स्टेट की याद करोगे, है ना? तो इसमें मैं आपके साथ हूं कि इट वॉज रिलेटिवली हार्ड, बट ऐसा नहीं था, एकदम गलत थी ये स्टेटमेंट। केरला के जो एमएलए हैं उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है वो वो ज्यादा है, हार्ड कह रहा हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पर जो केरला की देखी गई वो 152 है एमएलए की वोट की पावर, और यहाँ पर जो है वो कितनी है, 131 है। ओके, लास्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये बात एकदम ठीक दी गई है कि जो पुडुचेरी के एमएलए हैं उनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की वोट की पावर से। क्यों? रीजन दिया गया। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट आपस में एकदम उल्टी है। यहां बोला गया पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू अरुणाचल प्रदेश। इधर तो बोला गया कि अगर जो मतलब कि असेंबली के सीट्स हैं, जो इलेक्टिव असेंबली की सीट्स हैं वो ज्यादा हैं तो वैल्यू ऑफ वोट ज्यादा होगी। इधर क्या बोला गया, पॉपुलेशन ज्यादा है इलेक्टिव सीट्स कम है, तो उस हिसाब से क्या है, पुडुचेरी की जो वैल्यू ऑफ वोट है एमएलए की वो ज्यादा है। तो ये चीज ठीक गई दी गई है। तो अगर कोई सेकंड और फोर्थ को पढ़ता तो समझ आ जाता कि ये तो एक दूसरे के एकदम उल्टा है, ठीक है? तो यहाँ पे ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट फिर मैं वही बात बोलूंगा कि यस दिस वाज अ हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट को और फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ना समझना इट वाज डिफिकल्ट, ठीक है? क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, पता नहीं किसके पास होगी इतनी नॉलेज कि वो हर स्टेट के याद करके बैठा है। अब देखो जरा, वैल्यू ऑफ वोट को प्लीज याद रखना, कैसे वैल्यू ऑफ वोट निकाली जाती है एमएलए की। एक चीज और याद रखना, एमपी की जो वोट की वैल्यू है, कैसे लिख देता हूं, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी इज ऑलवेज सेम। याद रखना इस बात को। जैसे एमएलए की वोट की वैल्यू डिफर करती है पर स्टेट, एमपी की वोट की वैल्यू डिफर नहीं करती है, ये याद रखना। इसकी हर किसी एमपी की सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन को ऊपर रखा जाता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और 1971 के सेंसस के हिसाब से ये देखा जाता है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1000, ठीक है? ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, ठीक है? अभी आपने देखा इससे सेकंड स्टेटमेंट बनी थी इसी फॉर्मूले से। अगर ये पता होता पॉपुलेशन ऊपर रखी जाती है, इलेक्टेड एमएलए को नीचे रखा जाता है, तो वहीं से आपका आंसर निकल जाता और स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती या गलत हो जाती, जैसे भी आपकी नॉलेज होती है उस हिसाब से। अब अगर वहीं पर वैल्यू ऑफ वोट निकालनी हो एक एमपी के वोट की, तो कैसे निकालोगे, टोटल एमएलए को ऊपर रखोगे, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलए वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ये फॉर्मूला है इसके लिए। अब ये तो आपको याद करना है, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो प्लीज इसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बहुत लल्लू पंजू क्वेश्चन है, फिर भी दे रहा हूँ, 10 सेकंड्स पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए।
चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा गया है विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट। वॉल्टर एलियट देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए था, ये तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस में किया है, ठीक है। और किसके बारे में पढ़ा है? अलेक्जेंडर रिया के बारे में। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपको सारे नहीं भी पता होते, सिर्फ एक पता होता जैसे वॉल्टर एलियट, तो आपको पता होता ये तो आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन से जुड़े हुए थे, है ना। ये मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में आपको करवाया था, बता देता हूँ अभी आपको। मैंने एनसीईआरटी की जो क्लास ट्वेल्थ की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 1 है, उसको 5 लेक्चर्स में कंप्लीट किया, जिसमें आपकी मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी जो एंशंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाती है। ऑलमोस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बताया, मैंने उसमें आपको बुक्स नहीं करवाई है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो मैं उसी लेक्चर में ऐड कर दूंगा। मुझे कुछ दिन दो, बस ये सीरीज एक बार खत्म हो जाए, फिर मैं आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो बस वो चीज़ बची है, वो चीज़ मैं ऐड कर दूंगा तो आपका सारा कंटेंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं, वहां पे मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करी है। और आप मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है एंशिएंट हिस्ट्री के उस लेक्चर्स को देख के कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर को हमने नोटिस किया है, ठीक है। अब देखो जरा, इनके बारे में अब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे जेम्स बर्गेस की बात करें तो ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अलेक्जेंडर रिया ने ये आर्कियोलॉजिकल सुपरिटेंडेंट थे, और कौन कौन सी साइट्स में इन्होंने एक्सकवेशन करी थी? आदिचलनाडूर, लूर प्लस महाबलीपुरम, ये आपको याद रखना है। ऐसे आप बाकियों के बारे में पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बस वॉल्टर एलियट के बारे में मैंने क्यों बताया था, क्योंकि हमने अमरावती स्तूपा के बारे में पढ़ा था और वहां पर हमने वॉल्टर एलियट का नाम पढ़ा था, ठीक है। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को वहां से कर सकते थे। बट मैं वही कह रहा हूँ कि सबके बारे में पता होना इंपॉर्टेंट नहीं था। अगर एक नाम भी पता होता है, दिस वॉज द रीजन कि इतने सारे नाम दिए गए हैं। अगर उनको क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता वो एक नाम दे देते बस, बट उनको क्वेश्चन को हार्ड नहीं बनाना था। उन्हें इस तरीके से बनाना था कि किसी ने एनसीईआरटी भी पढ़ी है तो वो इस क्वेश्चन को आराम से कर जाए, ठीक है। और यही उनका मोटिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी हमने साइट्स देखी हैं, ठीक है। ये भी साइट्स हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर में देखी हैं। आप उस लेक्चर को देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे उसी लेक्चर के थ्रू। 10 सेकेंड दे रहा हूँ, सोच लो समझ लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे दिया गया है जो ये बेस नगर है, ये शेवाइट केव श्राइन है। अब मैंने वहां पे आपको बताया था कि जब हम बेस नगर के बारे में पढ़ रहे थे, ये शेवाइट नहीं, ये वैष्णवाइट है, केव श्राइन है वैष्णवाइट, ठीक है। तो ये बस गलत था, बाकी भाजा हो या फिर सिता नवसल हो, ये दोनों एकदम ठीक दिए हैं। जैन केव श्राइन है ये, और ये बुद्धिस्ट केव श्राइन है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो ओनली 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस ये पता होना चाहिए साइट्स कहाँ पर है, क्योंकि ये तो आपको पता चल गया किससे रिलेटेड है। फिर से क्वेश्चन आ सकता है तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पर है। तो ये जो भजा की बात करें हम, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। सिता नवसल की बात करें तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और बेस नगर की बात करें तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। प्लीज इसे याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वाज रिलेटिवली अ सिंपल क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नेशनल हैंडलूम्स डे जो है, चलो पहले आप इसे करो फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। चलिए, 10 सेकेंड है आपके पास।
चलिए देखते हैं। अब देखो जरा, इस चीज को याद रखना कि इस साल के लिए भी क्यों नेशनल हैंडलूम डे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था, नेशनल हैंडलूम डे को। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि इस साल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं करंट अफेयर्स में पढ़ा दूंगा इसे। ओके, अब देखो, यूजुअली जो यूपीएससी है वो ऐसे नहीं करता कि डेट्स को गलत करे। ये पीसीएस का एग्जाम नहीं है। ठीक है, मेन जो रीजन था इस क्वेश्चन को डालने का, वो ये जानना चाहते थे कि क्या आपको रीजन पता है या नहीं पता। तो यहाँ पे रीजन एकदम ठीक दिया गया है कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर इसे लॉन्च किया गया था, नेशनल हैंडलूम, मतलब कि हैंडलूम को प्रमोट किया गया था। इस वजह से 7 अगस्त को 2015 में इसे डिक्लेयर किया गया एज अ नेशनल हैंडलूम डे। ये बात एकदम ठीक है। जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है वो भी ठीक है, और जो इसका रीजन दिया गया है वो भी ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्योर नॉलेज क्वेश्चन था, इसमें कोई एप्टीट्यूड नहीं है। एप्टीट्यूड आप ऐसे लगा सकते थे कि इसके लिए तो कोई एप्टीट्यूड नहीं लगता। ठीक है, ये तो नॉलेज थी कि 7 अगस्त को आता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी ऐसे इनकरेक्ट नहीं करता है, ये पीसीएस नहीं है। रीजन के ऊपर क्वेश्चन बनाया था, रीजन आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मैंने क्या किया, एक उसमें चीज दे रखी है स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिससे रिलेटेड हमारा हिस्ट्री का एक पोर्शन कवर हो जाएगा, तो वो कर लेते हैं। स्वदेशी मूवमेंट क्यों लाई गई, आपको पता है 1905 में लॉर्ड कर्जन ने कर्ज डाल दिया था बंगाल के ऊपर। कैसे कर्ज डाल दिया था कि उसने बंगाल का पार्टीशन करा था। ओके, लॉर्ड कर्जन ने रीजन ये दिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट है उसे डिवाइड किया जाए, बट रियल रीजन ये था कि हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन जो है उसे डिवाइड करना था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बंगाल वाज द एरिया जहां पर सबसे ज्यादा रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा था उस टाइम पर, है ना। उसके बाद, अब ये कब था कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट करी गई थी, 7 अगस्त 1905 को। इसी वजह से 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे रखा गया 2015 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था स्वदेशी मूवमेंट का, कि जो अनजस्ट पार्टीशन है बंगाल का उसे रोक दिया जाए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या टेक्निक्स को यूज किया गया, बॉयकॉट किया गया। किसे बॉयकॉट किया गया, जो विदेशी गुड्स थे, जो ब्रिटिश गुड्स थे, उनको क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया, बॉयकॉट किया गया। जैसे टेक्सटाइल्स हो गई, सॉल्ट हो गई, शुगर हो गई। तो अब ये कहाँ से आएगी, ये देसी तरीके से, इंडिजीनियस तरीके से बनाने की बात करी गई, स्वदेशी को अपनाने की बात करी गई, है ना। उसके बाद यहीं पर स्वदेशी मूवमेंट के चलते ही आपको नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनते हुए दिखे। ठीक है, कैसे, आपने एक देखा बंगाल नेशनल कॉलेज बना, विच वॉज वेरी फेमस। इसके प्रिंसिपल कौन थे, अरबिंदो घोष। प्लीज याद रखना, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज बना था। और हो सकता है कि प्रिंसिपल में किसी और का नाम लिख दे, आपको याद रखना है अरबिंदो घोष इसके प्रिंसिपल थे। ठीक है, साथ ही साथ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन बनाई गई हमारे देश की 1906 में। रीजन बीइंग कि हमें एजुकेशन को भी ब्रिटिश कंट्रोल से बाहर करना था, इस वजह से। ओके, कल्चरल रेजिस्टेंस दिखाई गई, जैसे पॉपुलर सॉन्ग्स आपको देखने को मिलते हैं, वंदे मातरम जो है। ठीक है, उनका वाइड स्प्रेड यूज किया गया, उनको बहुत बड़े लेवल पे यूज किया गया, क्योंकि आपको पता है कि आप भी आज भी देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो आपके अंदर का नेशनलिस्ट जो है वो जाग उठता है। ठीक है, चाहे कल आपने किसी को कूड़ा करते हुए देखा होगा, इधर उधर फेंकते हुए देखा होगा, पर आप कुछ बोले नहीं होंगे, पर अगर एक गाना चल जाए तो आप एकदम से नेशनलिस्ट बन जाते हैं, है ना। सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, मेरे साथ भी होता है। ओके, उसके बाद मॉडरेट्स कौन थे, मॉडरेट से सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड जी के घोगले। ठीक है, जो मॉडरेट्स थे, यहाँ पे जिनकी लीडरशिप देखी गई थी। एक्सट्रीमिस्ट की बात करी जाए तो आपको पता है लाल बाल पाल, है ना, ये तीनों जो है ये एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। मुझे बस आप एक क्वेश्चन का आंसर देना कमेंट सेक्शन में कि रेवोल्यूशनरीज और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में फर्क क्या है, रेवोल्यूशनरीज और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में फर्क क्या है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस आपको ऊपर बात कर ली है हमने, है ना, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खत्म कैसे हुआ, हाँ यार ये बता देते हैं। खत्म कैसे हुआ, आपको पता है सूरत स्प्लिट हुई थी 1907 में, उसकी वजह से जो ये जो मूवमेंट थी ये रद्द कर दी गई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि 2021 में ये देखा गया था कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया था, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। अब बहुत ही जैसे फार फ्लेजेड
तरीका है इसे कनेक्ट करने का, बट मेन रीजन यही है, और उस टाइम पे न्यूज में था तो ये क्वेश्चन पूछा गया। बट इट वाज वेरी टिपिकल कि इतने सारे जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड साइज है उसमें से ये पूछ लिया गया। अब मैं आपको क्या कह रहा था कि 2023 में एक बार हमारी बस ट्रिक जो है वो गलत हुई, या बोलो लैंग्वेज को समझने का तरीका जो है वो गलत हुआ। वो क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि वन ऑफ द जब लिखा हो वो हमेशा करेक्ट होता है। जो हमने 2014 से कब तक देखा, 2022 तक एकदम सटीक चलता रहा, 2023 में भी सटीक चल रहा है। ठीक है, अभी भी हमने दो स्टेटमेंट्स पहले की क्लासेस में देखी जिसमें ये चीज मान्य रही, ये चीज हो रही है। आज की क्लास में भी आप देखेंगे, आगे एक और क्वेश्चन आएगा उसमें ये बात ठीक है, बट एक जगह इन्होंने क्या किया, इसको गलत कर दिया, एक जगह सिर्फ। तो अभी तक 2014 से 23 में हमने ये देखा कि सिर्फ एक जगह वन ऑफ दी जो है वो गलत हुआ है। बाकी 2023 में भी तीन जगह दिया गया है, उन तीनों जगह बाकी जगह ठीक है, बट यहाँ पे गलत कर दिया गया। तो मेरा काम आपको ये है कि सच्चाई बताना। ठीक है, मैं कोई गॉड नहीं हूं कि मैं आपको बता दूं कि ये चीज आएगी तो ये सही होगी, नहीं। लेकिन मैं एक इंसान हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए एनालिसिस कर सकता हूं। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर, प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर आपको आपके बेनिफिट के लिए एक सही चीज बता सकता हूं। बट उसके लिए मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं गलत चीज को इग्नोर करूंगा, नहीं। मैं जो चीज गलत हुई वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, आपको ये चीज भी अपने दिमाग में रखनी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई ऐसी चीज दिखे उसके बाद भी ध्यान से पढ़ो। बट इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते थे, यहाँ इन्हें याद कर रखना कि कौन कौन से स्टैंडर्ड साइज है वो किसी के बस की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया, वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ नेशनल फ्लैग इन इंडिया वाज इज 600 mm इंटू 400 mm, ऐसा नहीं। यहाँ पे बोला गया बट लेंथ से हाइट या विड्थ का जो रेशियो है वो 3:2 होता है, ये करेक्ट था। अब पता है मैं इस क्वेश्चन को कैसे लेके जाता, मेरे को ना ये चीज दिख जाती अगर मैं बैठा होता इधर, तो कि दो जगह डेटा दिया है, और जिस तरीके से यूपीएससी को हमने समझा है अब तक, अगर दो स्टेटमेंट में वो डेटा दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि दोनों स्टेटमेंट का ही डेटा ठीक हो। तो मैं इसीलिए पहली दोनों स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल नहीं जाता, अगर मुझे फार फ्लेजेड तरीके से ऐसा लगता कि मुझे एक को ठीक करना है एक को गलत करना है। ठीक है, तो फिर मैं इन दोनों ऑप्शन के बीच में लड़ता अपने आप से कि क्या ठीक होता है क्या नहीं होता है। बट फिर भी प्योर डेटा के बजाय मैं रेशियो वाले डेटा सही मानना सही समझता। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी तो 3:2 में ही है। तो अगर 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 3:2 में तो कोई भी हो सकता है ना, 3:2 में तो आपको देखने को मिलेगा 600 × 400 भी होता है, और आपको 900 × 600 भी देखने को मिलेगा। ऐसे कितने ही आप कर सकते, तो बिल्कुल 3:2 में हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता। बट हाँ, दिस वॉज अ हार्ड क्वेश्चन, जो गलत होने के चांसेस ज्यादा थे, तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ आपको कि रेशियो वाला डेटा मैं ज्यादा बेटर समझता प्योर डेटा से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, ये राइट आंसर है। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि हर एक जाके नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को पढ़ते रहो रटते रहो, ठीक है। बट एक सेंस और थी कि 2002 में ये आया था, तो 2022 में से 20 साल हो गए, तो 2023 में पूछ लिया गया, ऐसा जरूर हम मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, बट आप एक बात खुद सोचना, क्या आप इन स्टैंडर्ड साइजेस को पढ़ सकते हैं? ये 900 × 600 वाला तो मैंने आपको बता दिया, पर आप सबको देखेंगे तो ये 3:2 के रेशियो में ही है। तो हाँ, वो वाला डेटा ठीक था जो सेकंड स्टेटमेंट में था। आगे बढ़ते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे कि आपको सारे के सारे स्टैंडर्ड साइजेस याद हो। कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, उनमें ज्यादा लोड नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें, आपको पता है क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है? अगर पता है तो इस स्टेटमेंट को देखो और सही गलत करने की कोशिश करो। चलिए, आपके पास है 10 सेकेंड्स। चलिए, अब देखते हैं जरा, यहां पे दिया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन ही इधर एक और दिन भी बनाया जाता है विच इज वेरी फेमस। तो आपको मुझे बताना है वो कौन सा दिन है। ठीक है, बस नेट पे फाइंड करेंगे तो दो ही दिन आएंगे सामने, एक कॉन्स्टिट्यूशन डे एक वो डे, तो मुझे जरूर बताना कौन सा है कमेंट सेक्शन में।
अब इसके पीछे जो है एक रीजन दिया गया। On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under the chairmanship of B.R. Ambedkar to prepare a draft constitution of India। अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज होती तो आपको ये पता होता। वैसे तो आपको पता ही था ये रीजन नहीं है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था। बट अगर आपको वो भी नहीं पता होता और अगर आपको ये पता होता कि ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया था, तो भी आप इस आंसर को, इस स्टेटमेंट को गलत करते थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया को, जैसे मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, तो 29 अगस्त 1947 को ये ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली और 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बना दी गई। ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना, शायद तब याद हो जाए आपको डेटा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम घटिया और इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। मैंने आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है ना, वही चीज जो मैंने बोली है वही यहाँ पे मैंने लिख दी है कि 26 नवंबर 1949 को तो हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी को अंडर बी आर अम्बेडकर। अब आपका काम ये है इस ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, हर दिन एक होमवर्क देता हूँ, आज का होमवर्क आपका ये है। ठीक है, कि आपको क्या करना है, ड्राफ्टिंग कमेटी को पढ़ लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज जो मैंने बताई थी, इसमें मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, देयर इज अ रीजन, क्योंकि ये एकदम प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है और फार फ्लेजेड क्वेश्चन है जो एकदम ठीक किया जा सकता था जस्ट बाय एप्टीट्यूड। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था बट एप्टीट्यूड से ठीक किया जा सकता था। जैसे मैंने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे वन ऑफ द करेक्ट है, लिखा गया स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ये लिखा गया वन ऑफ द, बहुत सारे लीडिंग एक्सपोर्टर्स होंगे, उनमें से जो पहला है, जो एक है, उनमें से जो एक है वो स्विट्जरलैंड है। अब देखो ये चीज प्लीज याद रखना, अभी तक ये देखा गया है 2014 से लेके अभी तक की बात करो 2023 की, जब भी देखा गया, किसी को भी बोला गया ये थर्ड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, टॉप में ये है, वो गलत हुई है स्टेटमेंट्स। और यहाँ पर भी ये गलत हुई है कि स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन दी वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें टॉप पर कौन है, तो टॉप पे आता है हमारा यहाँ पे यूएसए, सेकंड पे कौन आता है, जर्मनी। तो जब सेकंड में जर्मनी आ रहा है तो ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट थी बट ये करेक्ट थी, तो यहाँ पे वन ऑफ दी करेक्ट हो गया। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जहां पर सही हो रहा है मैं आपको सही बताऊंगा, जहां पे गलत हो रहा है वहां पे गलत बताऊंगा। अभी तक 2014 से लेके 2023 का पेपर हम कर रहे हैं, एक बार भी वन ऑफ दी गलत नहीं हुआ था, बस एक बार हुआ है। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में रखना। अब इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर आपको कीवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतना ध्यान नहीं देना, आगे बढ़ना है। ठीक है, कुछ चीजें प्योरली मैं बताता हूँ आपको, ये जो चीजें है ना, ये आप कैसे कर सकते हो, जब मैं आपको पीडीएफ देता हूँ करंट अफेयर्स की, तो उसमें एक पॉइंटर्स वाला सेक्शन होता है, आपको पता है, जो हम क्लास में तो डिस्कस नहीं करते, बट वो पॉइंटर्स का होता है। हर महीने आपको कम से कम उसमें एटलीस्ट 60 पॉइंटर्स तो देखने को मिलेंगे। उन पॉइंटर्स में मैं ऐसी चीजों को ऐड करता हूँ। ठीक है, तो वो पॉइंटर्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, आप समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, उस टाइम की करंट अफेयर्स के हिसाब से इट वाज इंपॉर्टेंट, प्योरली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन इट वाज। तो लेकिन अब के हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं रखता है, सीधा करवा के आगे बढ़ता हूं, अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। उस टाइम पर बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन हैव लॉन्च्ड अ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ठीक है, अब आपको नहीं भी पता होता ना कि ये यूएस और यूरोपियन यूनियन ने किया है नहीं किया है, तो भी आप इसको सही मानते, कैसे, क्योंकि अगली ही स्टेटमेंट में लिखा गया है कि यूएसए एंड ईयू ने ये क्लेम किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ये हुई होगी, तभी यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, है ना। अब क्यों उस ऊपर वाली को ठीक मानना था, क्योंकि हमारे ऑप्शन ही इस टाइप से होते हैं, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हो ही नहीं सकती, तो एक तो करेक्ट होगी। तो जब उन्होंने यहां पर भी बोल दिया यूएसए एंड ईयू की ने क्लेम किया, तो ऑब्वियसली पहली वाली स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हो जाती है अपने आप, सेकंड वाली स्टेटमेंट को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा गया है द यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस
दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। नहीं, ये तो चाहते थे कि ये फ्री हो, नरिश करे, ठीक है। तो सपोर्ट प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात करी गई थी, कंट्रोल करने की बात नहीं करी गई थी, इसीलिए ये गलत हो जाता है। बट आज के टाइम से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के टाइम के हिसाब से तो आपको इतनी लोड लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बट आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये उस टाइम पर 2022 2023 में ये चीज देखने को मिली थी, इसलिए पूछी गई। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो चीजें हो रही है, आईआर में जो चीजें हो रही है, वो भी आपको पढ़नी है, वो भी हम करंट अफेयर्स में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे बार बार मैं बोल रहा हूँ क्लासेस को देखने के लिए, देखो मैं तब तक ही बोल सकता हूँ जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, उसके बाद तो फिर ख्वाब रह जाते हैं कि काश पढ़ लिया होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है जो मैंने अभी बताई है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देख रहे हो साथ में एक चीज आपने देखी कि 2014 से लेकर 2022 तक हमने ऐसा नहीं देखा था कि बहुत ज्यादा डेटास पूछे जा रहे थे, ऐसा नहीं देखा। बट 2023 में आप देख रहे होगे कि जब हमने ये पूरा पेपर सॉल्व किया है, अभी ऑब्वियसली आज तो 90 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, 10 क्वेश्चन बचे हैं, तब भी आप देख रहे हैं कि यार डेटास पे काफी क्वेश्चन आए, डेटास पे काफी क्वेश्चन आए। और मतलब कोई बहुत भारी डेटा नहीं है, उतने डेटा है जितने आपको पता होने चाहिए, है ना। लेकिन सिर्फ डेटा को देखकर स्टेटमेंट को भी गलत नहीं करना, थोड़ा पता भी होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला, डेटा तभी गलत होता है जब थोड़ा एक्सट्रीम हो, या तो जो चीज एक्चुअल में है उसका डबल ही लिख दिया हो, या तो कोई चीज 500 है तो उसे 1000 लिख दिया हो, ठीक है। बट वो ऐसे नहीं करते कि 18% को 19% करके गलत करते, ऐसा नहीं करते वो। तो अगर बहुत एक्सट्रीम है ना, तभी वो चीज गलत होती है। अब देखो पहली स्टेटमेंट में, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड। अब मुझे तो ये याद था, ठीक है, क्योंकि जब आप मेंस पढ़ते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जब आप थोड़ा बहुत डीप में जाके चीजों को पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना पता होता है कि कितना हमारा देश जो है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का कितना परसेंट करता है, सर्विसेज कितनी देता है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स की। तो ये चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप पढ़ते नहीं है, तो ये नॉलेज से आप इसे कर सकते थे कि ये 3.2% तो बिल्कुल भी नहीं है। गुड्स की जो होती है वो अराउंड 1.7 1.8 रहती है, तो मैं यहाँ पे 1.8 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि 3.2 वो एकदम ही ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये गलत हो जाती है। जब एक गलत हो जाती है तो सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत होती ही नहीं है। बट फिर भी देखो सेकंड स्टेटमेंट कितनी सही है और कितनी सिंपल है, कि बोला गया है मैनी लोकल कंपनीज, सारी नहीं बोली मैनी, और कुछ फॉरेन कंपनीज, सारी फॉरेन कंपनीज नहीं बोली, कुछ लोकल, बहुत सारी लोकल कंपनीज और कुछ फॉरेन कंपनीज ऑपरेट इन इंडिया हैविंग एडवांटेज ऑफ इंडियाज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। ऑब्वियसली इनके लिए ही लाई गई है, लोकल कंपनीज और फॉरेन कंपनीज के लिए जो इंडिया में आके काम कर रही है, तो ऑब्वियसली वो तो इसका फायदा उठाएंगी। इस स्टेटमेंट में कोई कैसे सोच सकता है कि कुछ गलत होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है और वैसे भी ठीक होनी थी, क्योंकि पहली वाली इनकरेक्ट हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा-सा टिपिकल क्वेश्चन था, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये जो आपको स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट देखने को मिला था, ये आपको देखने को मिला था 1909 में। तो नो वन वाज़ एक्सपेक्टिंग 1999 में। तो नो वन वाज़ एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कोई क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। बट फिर भी उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल बनाया गया था और इसे गलत करने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, ऐसी चीज़ें आ जाएँ तो अगर दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो तभी ठीक करना, नहीं तो मत करना, छोड़ देना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट की बात करें तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिस्कल लिमिट्स लगाने की बात करी गई थी, कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं करी गई थी, ना ही कोई बात करी गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को शेयर करना है। सिर्फ और सिर्फ फिस्कल लिमिट्स लगाने की यहां पर जो है वो बात करी गई थी। ओके, तो ऑप्शन जो है सिर्फ ये यहाँ पे करेक्ट था और कुछ भी नहीं था। बट अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे पूछ लिया गया, अब जरूरत नहीं है पढ़ने की। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसे आप पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, इसे पढ़ लो, फिर हम देखते हैं क्या करेक्ट है।
ओके, तो अब देखो जरा, इसे जरा पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, ये लाजमी था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि 2018 में जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन हुआ था, तो इस वजह से जो है ये क्वेश्चन आया, क्योंकि 2022 में इसे 5 साल पूरे हो गए, 5 years पूरे हो गए, और ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बट पढ़ना था, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे तो नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखो ये बोला गया रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन, जब ऐसा लिखा हो बहुत मुश्किल होगा कि सारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी, क्योंकि अगर आपको पता है कि सारी की सारी कंट्रीज ने किया है, तभी उसे सही मानना, नहीं तो उसे गलत मानना। मैं बोल रहा हूँ इसलिए, क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर, जिसे हम कहते हैं कि अ, कोई भी टारगेट सेट किया जा रहा है, कोई भी प्रोटोकॉल है, कुछ भी है, उसे बहुत कम होता है ऐसे कि सारी कंट्रीज ने ही उसे अडॉप्ट किया है। ठीक है, साइन करना, अडॉप्ट करना बहुत डिफरेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव अडॉप्टेड, यहीं पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता, और आपके दिमाग में भी आना चाहिए। फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, द ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन, सारी कंट्रीज ने नहीं किया था, बहुत सी कंट्रीज ने नहीं किया था। ठीक है, बहुत सी कंट्रीज ने नहीं किया था, सारी कंट्रीज ने बिल्कुल भी नहीं किया था, इस बात को याद रखना, इसलिए स्टेटमेंट हो जाती है गलत। The objectives and commitments started in the GCM are binding on the UN member countries. अब अगर किसी ने भी साइन नहीं किया है, यहां क्या लिखा? यूएन मेंबर कंट्रीज, ये नहीं लिखा कि जिन्होंने साइन किया है, जिन्होंने नहीं किया, यहां लिखा कि सारी की सारी यूएन मेंबर कंट्रीज पर बाइंडिंग होगा। ऐसे कैसे हो सकती है कोई चीज? अगर किसी ने साइन नहीं किया, कोई क्लैरिटी यहाँ पे नहीं दी गई कि जिन्होंने साइन किया उनकी बात करी गई है, जिन्होंने साइन नहीं किया उनकी बात करी गई है, तो आप सोचो कोई भी क्लियर यहाँ पे आपको चीज नहीं देखने को मिल रही है। बोल दिया कि सारे के सारे जो यूएन मेंबर कंट्रीज हैं उन पर क्या होगा? बाइंडिंग होगा। तो ऐसे लिखा गया स्टेटेड इन जीसीएम दैट बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर कंट्रीज, अब ये नहीं बताया कौन सी यूएन मेंबर कंट्रीज, तो गलत हो गया। जीसीएम की बात करी गई, जीसीएम एड्रेसेस इंटरनल माइग्रेशन, यहाँ पे बोला इंटरनेशनल माइग्रेशन के ऊपर है, कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो इंटरनल माइग्रेशन कहां से आ गया? इंटरनेशनल माइग्रेशन तो स्टेट कंट्रीज के बीच में होता है, इंटरनल माइग्रेशन तो एक कंट्री के अंदर स्टेट्स के बीच में होता है। ठीक है, और अगर कोई भी इंटरनल माइग्रेशन होता है, उसके ऊपर कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट कर कर उसे आप बाइंडिंग कैसे बना देंगे? करेंगे ही नहीं आप कभी ऐसा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि पहली स्टेटमेंट को पढ़ के तीसरी स्टेटमेंट को आपको गलत करना था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गई, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो एक साथ ठीक हो ही नहीं सकती थी। ओके, अब यहाँ पर नन था, बहुत एक्सट्रीम जाके आप खुद देखो, इन्होंने स्टेटमेंट बनाई कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट गलत करी है। तो अगर कभी आपके दिमाग में उस प्रेशर में ये आता है कि नहीं यार, ये तो मुझे लग रहा है तीनों ही गलत है, तो कंफ्यूज मत होना, अगर आपको लग रहा है तो आपको नन करके आना है। ठीक है, आप ऐसे मत सोचना कि तीनों कैसे गलत हो जाएगी, इतना कैसे यूपीएससी एक्सट्रीम हो सकता है, होता है भाई वो, हमने बहुत सारी स्टेटमेंट देखा है। कई बार ऐसा देखा है कि सी 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 सारे ऑप्शन एक बार सी आ गए, फिर जब आप ओएमआर भर रहे होगे आप सोचोगे अरे यार 5 के 5 सी कैसे हो सकते हैं, मैंने कुछ गलत किया, फिर आप उस प्रेशर को आगे लेके जाओगे अगले क्वेश्चन में। बट हमने देखा कि ऐसा भी हुआ है कि एक ही कॉलम भरता चला गया 5 6 क्वेश्चन में। तो ऐसी चीजों को लेके आपको वहां पे प्रेशर नहीं बनाना, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लोग फेस करते हैं। ओके, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है, लेक्चर्स वहां पर हैं, आप उन्हें देखिए, किसी भी आप मैगजीन से पढ़ रहे हैं पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस को वहां पे जाके कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोडेड है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। ओके, एंड अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी कल, तब तक के लिए जय हिंद।